हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स पर। आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स को डिफाइन करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे, पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स का क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल डीपली कॉन्सेप्ट। और फिर पोलराइजेशन के बाद पोलराइज्ड चार्ज या आप उसको बोल सकते हो इंड्यूस्ड चार्ज कितना हुआ, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसको भी डिफाइन ही करेंगे हम लोग। तो आज इतनी सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करेंगे और फील लेके पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स को डिफाइन ही कर लेते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स होते क्या हैं। ठीक है, चलो भाई इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक तरीके से ये देखा जाए तो ये होते तो इंसुलेटर्स ही हैं, लेकिन इंसुलेटर में ही कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कौन सी सर, अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, कहां रख देते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इनके अंदर एक डायपोल मोमेंट मतलब P क्रिएट हो जाता है। कैसे, वो मैं पोलराइजेशन में समझाऊंगा एक बार आपको। तो क्रिएट हो जाता है, अब समझो कि ये मीडियम्स इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, उन पे P क्रिएट हो चुका है ना। तो ये घूम जाते हैं, इन पर एक टॉर्क अप्लाई हो जाता है, क्योंकि टॉ बराबर पड़ा होगा PE sin थीटा। इस टाइप के जो मीडियम्स होते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स कहते हैं। ओवरऑल अगर इन दोनों बातों को कनेक्ट करके एक मैं दूसरी परिभाषा निकालूं तो मैं ये निकाल सकता हूं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो तो नहीं होने देते, इंसुलेटर हैं तो फ्लो तो नहीं होने देते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिक का इफेक्ट ये शो करते हैं, क्योंकि जब ये घूम गए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इन पर इफेक्ट तो वही हुआ है, तो उन्हें बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। से एक बार फिर से समझना कि ये वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने के अंदर से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो तो नहीं होने देते, लेकिन अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड जरूर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की डेफिनेशन थी। अब हम समझते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ये होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो टाइप के होते हैं, एक नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं और एक आपके पोलर सब्सटेंस होते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि नॉन पोलर अपने सब्सटेंस क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। देखो ये मटेरियल्स ऐसे एटम्स से बने होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है ना, और नेगेटिव, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर कैसा होता है, कॉन्साइड होता है। कैसा होता है, कॉन्साइड, मतलब जहां पॉजिटिव चार्ज का सेंटर उसी जगह पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर। थोड़ा मैं इमेज पूरी क्लियर कर देता हूं, ध्यान देना। एटम्स की बात करें तो जैसे ये तो इसका न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस हुआ तो पूरा चार्ज यहीं पर सेंटर्ड है पॉजिटिव कि यस सर। इसके चारों ओर देखो तो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन में। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, तो मैं इनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकता हूं, इलेक्ट्रॉनों का बादल। सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर बताओगे कहां होगा, अरे इसी जगह पर है बच्चों, इसी जगह पर। अब मैंने ये डायग्राम क्यों समझा, बच्चा सोचता है कि सर जहां प्लस वहीं माइनस एक ही जगह पर कनेक्ट हो जाएंगे, रिजल्टेंट जीरो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है बच्चों, हम लोग कहते हैं उस टाइप से। तो आप यहां से ये देखो, ये पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज, उसका भी सेंटर यहीं पर है, और ये न्यूक्लियस है, इसका भी सेंटर यहीं पर है। तो जहां प्लस है वहीं माइनस है, सेंटर चार्ज तो इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, तो सेंटर यहीं पर है। तो गौर करो यहां पर, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कोई डिस्टेंस है
कि सर नहीं है, तो फिर P बराबर Q इंटू 2L पढ़ा होगा ना तुमने कि यस सर 2L मतलब देखो जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है एटम में, तभी तो ये क्या रहता है न्यूट्रल। तो ये 2L जीरो हुआ ना तो P बराबर भी जीरो हुआ। अर्थ ये निकला कि नॉन पोलर जो मटेरियल्स होते हैं उनका हर एक एटम का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, मतलब ये एटम डायपोल नहीं बनाता। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इस एटम को अगर मैं किसी एक मटेरियल में इंडिकेट करूंगा तो इतना बड़ा डायग्राम हर बार थोड़ी बनाऊंगा, तो इस पूरे डायग्राम को हम लोग बस ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। ये एटम, यहां पर ये एक डॉट बनाया, यहीं प्लस लिख दिया, यहीं माइनस लिख दिया। क्लियर हुआ? कुछ इमेज क्लियर हुई? एटम्स इसका ऐसे बनाते हैं, एक्चुअल में होता ऐसा है, लेकिन इंडिकेट इसको ऐसे करते हैं। अब अगर मैं पूरे मटेरियल को ही इंडिकेट करूं, पूरे मटेरियल को, मान लो ये इतना मटेरियल है आपका, अब मैं इसको इंडिकेट कर दूं तो मैंने एक यहाँ एटम बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, ऐसे मैंने एटम बना दिए। यहाँ प्लस माइनस यहीं पर, ठीक है, प्लस माइनस और आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? देख सकते हो आप, मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मोमेंट जीरो है, इसका पी जीरो, इसका भी पी जीरो, इसका भी, सभी का पी जीरो, तो टोटल पी भी कितना होगा? जीरो होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं, इसका पोलराइजेशन करते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस का पोलराइजेशन करके देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट समझो पोलराइजेशन क्या होता है, इसका नॉन पोलर का समझाता हूं मैं, है ना। आप देख सकते हो ऐसा मटेरियल था, है ना, इसका टोटल P कितना हुआ? जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने अप्लाई नहीं किया है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो इसमें एक नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। डायपोल मोमेंट मतलब P इसका जीरो नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देने से इसमें P का प्रोड्यूस हो जाना ही पोलराइजेशन कहलाता है, फिर चाहे वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलर हो या नॉन पोलर हो, है ना। तो ये प्रोड्यूस होगा कैसे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ऐसा लगाया है, ये मैंने फील्ड लाइन्स ऐसी में बना दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा मैंने लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी, ठीक है, इधर से उधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं पहले एक मॉलिक्यूल की कहानी समझा देता हूं, वैसे ही सभी की कहानी होगी, है ना, ध्यान देना। जैसे अपना मैंने क्या समझाया था बच्चों, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल यहां पर रखा हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान दो, यहां पर होता क्या है, इसको मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने क्या समझाया हुआ था बच्चों, देखना ध्यान से। मैंने जब एटम को बनाया हुआ था तो इस टाइप से बनाया हुआ था ना, ये बीच में न्यूक्लियस था, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, घूम रहा था, इसका नेगेटिव का सेंटर यही था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो बेटा इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, कि यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अट्रैक्शन की वजह से इधर डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे थोड़े से इधर, तो अब इनका जो ऑर्बिट होगा वो अब कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, समझे। तो अब इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा। तो देखो बच्चों, क्या नेगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस प्रोड्यूस हुई है? कि सर बिल्कुल सही बात हुई है। मतलब क्या 2L अब यहां पर जीरो है? कि सर नहीं है। तो क्या P वेक्टर अब जीरो होगा? कि सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि P बराबर Q इंटू 2L होता है और 2L जीरो है नहीं, Q तो चार्ज भी जो है वो भी जीरो नहीं है, तो P जरूर होगा। तो क्या समझे, इस मॉलिक्यूल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखता था तो P जीरो होता था, लेकिन जैसे ही इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये प्रोसेस हुई और अब इसमें P वेक्टर प्रोड्यूस हो गया है। अब इस मॉलिक्यूल को पता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और यहां मैं ले लेता हूं प्लस का चार्ज, यहां माइनस का चार्ज ले लेता हूं मैं, ठीक है। और P वेक्टर इसका मैं इंडिकेट कर दूं
तो वो इस तरफ होगा बच्चों पी वेक्टर, इसका इस तरफ। ये रेड आपको दिख रहा है, ये पी वेक्टर बता रहा है इसका। तो क्या इसमें मोमेंट क्रिएट हो गया कि यस सर मोमेंट क्रिएट हो गया। तो ये मैंने कहानी बताई सिर्फ एक मॉलिक्यूल को लेकर के, ऐसे तो ये हर मॉलिक्यूल में ये कहानी बनी है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने के बाद में अब आपका ये जो मटेरियल है वो पता है कैसा बनेगा बच्चों। एक ये, इसको मैं ऐसा बना देता हूं, इसको मैं ऐसा बना देता हूं। 4 थे, मैंने 4 ही ले लिए, ठीक है। आपकी जितनी चाहो उतनी मर्जी ले लो। ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये इसका मैंने पी वेक्टर तीर के निशान से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। और अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये ई वेक्टर। तो बच्चों बताओ क्या अब इन सब में एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ कि यस सर। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाते हैं तो पी वेक्टर इसमें क्रिएट हो जाता है। ये है प्रोसेस पोलराइजेशन। कैसे हुआ पोलराइजेशन आपको मैंने डिटेल से समझा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स मीडियम के बारे में। देखो बच्चों, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। नॉन पोलर में क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन साइड थे। आपका ये जो पोलर है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन साइड नहीं होते हैं बच्चों। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो यही माइनस नहीं होगा, चाहे मतलब थोड़ा दूर डिस्टेंस होगी। मान लो इधर ये इसका माइनस का चार्ज ये है, तो यहां माइनस और प्लस दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आपको दिख रही है। उस डिस्टेंस को 2L मान सकते हैं। क्या ये 2L जीरो है कि सर बिल्कुल नहीं। तो P बराबर Q इंटू 2L से जब 2L जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं है, तो P भी जीरो नहीं है। मतलब ये पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स का हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ P होता है। मतलब डाइइलेक्ट्रिक मतलब इसका क्या होता है, ये P क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है हर एक मॉलिक्यूल का। तो इसके मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक मॉलिक्यूल को, और ये डायरेक्शन अपनी होती है इसके पी वेक्टर की, इसके पी वेक्टर की। समझ में आ रहा है ना बच्चों कुछ। देखो सीधी सी बात है, ये दोनों प्लस माइनस कोइंसाइड हुए नहीं। जब कोइंसाइड नहीं हुए तो इनके लिए पी जीरो नहीं होगा। मतलब यह एक डायपोल की तरह वर्क कर रहा है जिसका मोमेंट पी है। ये एक मॉलिक्यूल की कहानी थी। अगर पूरा मटेरियल को अगर मैं बना दूं तो पूरे मटेरियल में होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। कोई ऐसा कोई इस टाइप से, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं बच्चों, ठीक है। कि सर ऐसा, अच्छा ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जैसे मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, चलो भाई यहाँ माइनस और यहाँ ये प्लस कर दो और ये मैं माइनस कर दूँ। तो जब ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इनका ओवरऑल जो पी होता है वो जीरो ही रहता है। कैसे, जैसे अभी मैंने इसको मैं बनाऊं तो इस तरफ मोमेंट की डायरेक्शन और इसके मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, दोनों का रिजल्टेंट निकालना बच्चों जीरो। ऐसे ही जब मैंने एक ऐसा कहीं बनाया तो पूरे मटेरियल में कहीं एक वैसा उल्टा भी बना होगा। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इनका पूरा पी जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने इस पर कोई अप्लाई नहीं किया है। तो एक मॉलिक्यूल ऐसे इंडिकेट होता है और पूरा मटेरियल को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। कुछ समझ में आया बच्चे। अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे HCl, ठीक है, NaCl, ये आपके पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैं। नॉन पोलर क्या क्या थे, जैसे H2, O2 और N2। समझ गए बेटा। चलो इनका पोलराइजेशन कर लेते हैं अब हम लोग। इसमें P क्रिएट कर लेते हैं, कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अप्लाई कर दिया है, ठीक है, E वेक्टर। तो पहले एक मॉलिक्यूल की कहानी समझ लेते हैं। पहले मैं इसकी कहानी समझाता हूं। देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना ऐसा कि यस सर, और ये मॉलिक्यूल ऐसा रखा हुआ है बच्चों, ये माइनस और ये प्लस, कोई दिक्कत नहीं। और इसका पी वेक्टर ऐसा है ऊपर की ओर, है ना। इसको क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता, यहां माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू और पी ऊपर की ओर, कि सर बना सकते हो। कुछ याद आया, ये पी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इस पर एक टॉर्क अप्लाई होगा बच्चे।
टॉ बराबर पीई साइन थीटा, जो क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा, ये इसको इधर करेगा और ये इसको इधर करेगा। और जब ये रोटेट करेगा तो रोटेशन के बाद जैसे ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल ये ऐसा हो जाएगा, यहां माइनस क्यू और यहां प्लस क्यू, और पी वेक्टर बिल्कुल ऐसा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल ऐसा रखा था बच्चे, वो अब बिल्कुल सीधा ऐसा हो गया, यहां माइनस और प्लस। यही कहानी हर एक मॉलिक्यूल्स में होती है, सब पर यही टॉर्क अप्लाई होता है। और देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में बच्चों सारे के सारे डाइपोल ऐसे हो जाते हैं, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बताओ बच्चों, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका भी इस तरफ, इसका भी इस तरफ, सबका पी एक ही तरफ है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? सबका पी जोड़ दोगे, क्या वो जीरो आएगा कि सर नहीं आएगा? तो इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो इसमें पी वेक्टर भी जीरो नहीं है। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले इसमें पी जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने के बाद अब इसमें एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, और यही क्या होता है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन हमने नॉन पोलर में भी कर लिया है, पोलर में भी ये हमने पोलराइजेशन कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस का हमने क्या देखा था? पोलराइजेशन। एक्चुअली में पोलराइजेशन के बाद मैंने डायग्राम ऐसा इंडिकेट किया था आपको, पोलराइजेशन के बाद चाहे नॉन पोलर हो चाहे पोलर हो, ऐसा मैंने इंडिकेट किया था, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस। जबकि एक्चुअली में बेटा ये डायग्राम ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। कैसा? यहां पर ये माइनस प्लस हुआ, इसी पर ओवरलैप्ड होता है एक दूसरा, उसका माइनस यहां प्लस यहां, ऐसे एक और तीसरा मैंने लिया, उसका माइनस यहां प्लस यहां। अरे कहने का अर्थ ये हुआ, ये माइनस प्लस है, ठीक है, ये माइनस प्लस है, इसको थोड़ा इसके ऊपर ओवरलैप्ड करो तो ये प्लस और ये माइनस ओवरलैप्ड हो जाएगा। तो पूरे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो ऐसी सिचुएशन मिलती है बेटा, ये ऐसा सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो गौर करो, यहां पर जो ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहां प्लस और माइनस बिल्कुल पास में है ना बेटा, तो प्लस माइनस बिल्कुल पास में, तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ऐसे यहां का भी जीरो, मतलब बीच में जितने भी होंगे चार्जेस, ओवरलैपिंग की वजह से सबका चार्ज कितना होना है? जीरो। लेकिन इस सरफेसेस पर देखो बेटा, इन सरफेसेस पर इधर माइनस माइनस आएगा और इधर प्लस प्लस, क्योंकि ये थोड़ी ओवरलैप्ड है किसी से, ये थोड़ी किसी से ओवरलैप्ड है। देखो, तो कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चे? देखना ध्यान से, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, कैसे? इस टाइप से कि ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो बेटा ऐसी जा रही थी, यहां माइनस माइनस का चार्ज और यहां प्लस प्लस का चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर ये जो इस पर चार्ज क्रिएट हुआ है ना, इधर जितना माइनस माइनस होगा उतना इधर प्लस प्लस होगा, है ना? अच्छा, तो ध्यान देना एक बात, यहां पर ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है, इस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? इंड्यूस्ड चार्ज या पोलराइज्ड चार्ज बोलते हैं इसको। इंडिकेट चाहे QP से कर दो या QI से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली देखा जाए, ये मटेरियल्स मैंने एक पेज बनाया, पेज 2 डायमेंशनल, जबकि होता ही ऐसा 3 डायमेंशनल है। ये जो चार्ज होता है वो यहां पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहां पर ऐसे पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इस पूरे सरफेस पर ये चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो ध्यान दो, क्या यहां पर मैं चाहे मैं QP इंडिकेट करूं या मैं सिग्मा P इंडिकेट करूं, कोई दिक्कत? कि सर कोई दिक्कत नहीं। क्यों? सिग्मा P बराबर क्या होगा? QP अपॉन A, और A मतलब इस सरफेस का एरिया। बच्चों कुछ समझ में आया दिमाग में? क्योंकि भाई ये जो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन इस डायग्राम में ऐसा नहीं लगता। तो मैं अब यहां पर लिखूंगा डायरेक्ट, यहां लिख देता हूं माइनस सिग्मा P और यहां लिख देता हूं प्लस सिग्मा P।
कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों देखो, मैं इसको इतना हटा देता हूं। अब देखना गौर से, ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों, कि अंदर देखो मटेरियल के इस वाले सरफेस पर प्लस प्लस चार्ज है, इस वाले सरफेस पर माइनस माइनस चार्ज है। तो एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। इसको बोलते हैं ईपी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ईपी। ये इंड्यूस्ड हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन चार्जेस की वजह से बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ईपी। और ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है। गौर करना ध्यान से, इस वाले मटेरियल पर क्या अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड ई है? नहीं है। क्या अकेला ईपी है? नहीं है। इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर है। समझ में आया बच्चों? कुछ दिमाग में घुसा? भाई इस मटेरियल पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं? दो। कौन कौन से? एक ई और एक ईपी। तो इस मटेरियल के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? यहां पर दो बातें निकल के आती हैं कि सर या तो ई नेट होना चाहिए ई माइनस ईपी, और या होना चाहिए ईपी माइनस ई। ऐसे तो करेंगे ना। दिक्कत ये है ये सही है या ये सही है, तो दिमाग लगाओ बच्चों। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसकी देख फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी कि नहीं जाएंगी? कि हाँ सर जाएंगी, बहुत सारी जाएंगी, बहुत सारी जाएंगी, बहुत सारी जाएंगी, बहुत सारी जाएंगी, है ना? जाएंगी ना। अब देखना ध्यान से, ये जो ग्रीन वाली आपको लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस, कुछ लाइंस इस नेगेटिव के अंदर समाप्त हो जाती हैं। कहां हो जाती हैं? इस नेगेटिव के अंदर समाप्त हो जाते हैं कुछ लाइंस, लेकिन फिर भी ओवरऑल लाइंस ये ग्रीन वाली इसके अंदर रहती हैं। मतलब इसके अंदर इन ग्रीन वाली लाइंस का इफेक्ट ज्यादा है, और ग्रीन वाली लाइंस किससे इंडिकेट करती हैं? ई, मतलब ई ज्यादा है। कुछ समझे बच्चों? मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं, एक है ई और एक है ईपी। ई ज्यादा है और ईपी कम है, तो मेरे हिसाब से इस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो आना चाहिए ई नेट इज इक्वल टू ई माइनस ईपी। तो बच्चों देखो, ई नेट बराबर हमें क्या मिला? ई माइनस ईपी मिला था, है ना? अच्छा, ये कायदे से देखा जाए ये ई नेट है क्या? ये ई नेट है इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी। किस इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी? ई में कमी है ये बच्चे। अच्छा, ये अगर मैं आपसे कहूं ये निकालो, तो आपको कि सर आसान है ना, कैसे निकालना? ई और ई मालूम होना चाहिए तो आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ई को मालूम करना, फाइंड आउट करना थोड़ा आसान होता है बच्चे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी एक्सटर्नल चार्ज ने बनाया होगा, हम वो निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे ये ईपी को निकालना बहुत कठिन होता है। निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि सर फिजिक्स का मतलब यहां फेल हो जाता है। अरे नहीं, निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है। तो बच्चों इस ई नेट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी को बिना ई और ईपी मालूम हुए निकालने के लिए मैथमेटिकली हम एक कांस्टेंट फैक्टर का यूज करते हैं। कांस्टेंट फैक्टर का यूज करते हैं, और इस कांस्टेंट फैक्टर को बच्चे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यहां पर फिर से समझो, ई नेट क्या है? ई में कमी। इसको निकालना थोड़ा सा, इसको निकालोगे कैसे? कि सर बहुत सिंपल, ई और ईपी निकालना, लेकिन बेटा इसको इतना आसान नहीं जितना तुमने बोल दिया। ई तो निकालना आसान है, लेकिन ईपी निकालना बहुत कठिन है। तो ये ई नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी को निकालने के लिए, या इस कमी को एक मैथमेटिकली एक कांस्टेंट फैक्टर से निकाला जाता है, और उस कांस्टेंट फैक्टर का नाम क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको आप चाहे के से इंडिकेट करो या एप्सिलॉन आर से इंडिकेट करो। समझ में आया? तो देखो, ये जो ई नेट है, ये ई नेट क्या है? कमी है। पता है तुम्हें किस में कमी है? ई में कमी है। और ये आया कब? डाई इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में। कब आया? डाई इलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में आया। तो ध्यान दो, ई को कम करना है, किसका यूज करके? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करके। तो उसको कम किया जाता है
ई में एप्सिलॉन आर का भाग करके। क्या करके किया जाता है बच्चों? भाग करके। तो यहां ई नेट जो होता है वो ई बटे एप्सिलॉन आर होता है। तो गौर करो, फिर से समझ लेना, मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी। इस कमी को मैथमेटिकली प्रदर्शित करने के लिए हम एक कांस्टेंट फैक्टर का यूज करते हैं जिसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बात क्लियर थी ना? अच्छा, तो समझो ये ई नेट प्रोड्यूस कब होता है? जब मीडियम रखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ना रखें तो ये प्रोड्यूस हो गई नहीं, कमी हो गई नहीं, सीधा सीधा ई रहेगा, है ना? तो अब ध्यान दो एक बात यहां पर, तो हम क्या करें, ये ई नेट ई में कमी को बताता है, मतलब ई नेट का मान ई से कम होगा। तो ई नेट का मान ई से कम करने के लिए एप्सिलॉन आर का भाग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? भाग करते हैं। दिमाग में घुसा कुछ नहीं घुसा? अरे देख लो भाई कि ई नेट जो है, इस ई नेट को ई से कम करने के लिए भागी तो करना पड़ेगा। समझ गए ना? अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, ये मैंने डायग्राम अभी ऐसा बना रहा था, अगर मैं इसको 3D में बनाऊं तो बच्चे ऐसा बनता है वो डायग्राम। देख लो गौर से, ये जो ग्रीन वाली लाइंस आपको दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ये वाला जो किसने बनाया है? इन प्लेट्स ने बनाया है, इन प्लेट्स ने जो दिख रही है आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इस ई को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ध्यान देना, कैसे मान निकाल सकता हूं? गॉसेस थ्योरम में पढ़ा होगा, जैसे कोई एक ये शीट है, उस पर चार्ज प्लस प्लस का हो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कि यहां सर पढ़ा तो है। तो इस प्लस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हुआ E1। अगर मैं यहां माइनस माइनस रख दूं, सेम इतनी सिग्मा, जितना सिग्मा इधर है उतना ही सिग्मा इधर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डायरेक्शन ये माइनस है ना, तो माइनस की ही और होगी E2 कि यस सर। तो रिजल्टेंट बताना, E बराबर कितना आएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे जोड़ दिया इन दोनों को बच्चे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कि हाँ सर। तो इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये E है, जो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वो है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो हमने चार्ज इनको दे रखा है पहले से ही। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सर हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है बच्चों, तो आते हैं इस जगह पर। देखो क्या करते हैं हम लोग यहां पर, समझो इस ई नेट की जगह लिखेंगे E बटे एप्सिलॉन आर बराबर E माइनस EP। ठीक है, एक काम करो, EP को इधर कर लो, तो EP बराबर E माइनस E बटे एप्सिलॉन आर। तो EP बराबर में E कॉमन लिया 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर कि यस सर। बताओ, अभी बताया इसको क्या लिख सकता हूं? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कि यस सर। अब इस EP को क्या लिख सकते हो बच्चों? अरे सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख लो उसी टाइप से, अरे इधर प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस प्लस है, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, इससे ये कैंसिल करो, तो सिग्मा P बराबर सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या मैं सिग्मा P को QP अपॉन A नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर। क्या सिग्मा की जगह Q अपॉन A नहीं लिख सकता हूं? हाँ, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। बच्चों गौर करो, आप ये सोच रहे सर आपने दोनों में A क्यों लिया? देख, इस सरफेस का जो एरिया वही इस प्लेट का भी एरिया है, सेम ही रखा है मैंने। तो देखो यहां से ये कैंसिल हुआ, तो QP बराबर Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो बच्चे यही वो सूत्र है, यही वो फॉर्मूला है जो इंड्यूस्ड चार्ज को बताएगा कि हाँ इस मटेरियल के अंदर कितना इंड्यूस्ड चार्ज हो चुका है। समझे कुछ? चलो भाई देखो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पोलराइजेशन वेक्टर पर बात कर लेते हैं। ध्यान देना, आपको पता है कि हमने पीछे पढ़ा है पोलराइजेशन के बाद एक टोटल डायपोल मोमेंट P क्रिएट हो जाता है कि यस सर हो जाता है। वो टोटल जो P होता है वो इसके पूरे वॉल्यूम में होता है। कहां होता है? पूरे वॉल्यूम में। ये जो मीडियम आपको दिख रहा है ना, ये इसके पूरे वॉल्यूम में P रहता है। इसको मैं चलो यहां पर P टोटल की तरह इंडिकेट कर रहा हूं, पूरे वॉल्यूम में। तो V वॉल्यूम में जो डाइपोल मोमेंट है वो बेटा कितना है टोटल?
कि सर पीटी है। अच्छा, तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा? पीटी बटे वी। इस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे कि डायपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को बोलते हैं बेटा पोलराइजेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन वेक्टर। मतलब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन वेक्टर बोलेंगे। और इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं कैपिटल पी से, बराबर में लिख दे रहा हूं बच्चे पीटी बटे वी। ध्यान दो, अगर मान लिया हमने कि ये इस पूरे सरफेस पर जिस पर ये सिग्मा पी चार्ज है उसका एरिया ए है, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला था उसमें भी माना था। कौन सा फॉर्मूला निकाला था? क्यू पी बराबर क्यू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर निकाला था ना बच्चों, उसमें भी मैंने यही माना था, है ना। मान लो ये डिस्टेंस डी है, कितनी है? डी। तो बताओ इसका पूरा वॉल्यूम कितना हुआ? अरे एरिया इंटू डिस्टेंस। तो देख ले पीटी बटे एडी मैं लिख सकता हूं कि यस सर लिख सकते हो। चलो अच्छा, इधर इसको दूसरे टर्म में और कैसे लिखें? हमने माना कि एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो बच्चे स्मॉल पी मैंने ले लिया कि सर कोई दिक्कत नहीं, चलो स्मॉल पी मैंने ले लिया। और मैंने माना कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? स्मॉल एन है। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉल एन है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट कितना होगा बच्चे? डायपोल मोमेंट बताना तो कितना होगा? एन इंटू पी। एन इंटू पी होगा यार, देखो गौर से। एक मॉलिक्यूल का पी तो एन मॉलिक्यूल्स का कितना हो गया? एन पी। और ये कितने में है? पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसी पी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एन स्मॉल पी। समझे? चलो सूत्र ये मिला था आपको, पी बराबर एन पी, पी बराबर पीटी बटे एडी। अच्छा पीटी में निकालूं कितना आएगा? डायपोल मोमेंट पूरे का क्या होता है? डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? कोई एक चार्ज और इनटू में चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज क्यूपी मान लो, उस पर इनटू में डिस्टेंस स्मॉल डी है। अरे भाई इधर माइनस क्यूपी उधर प्लस क्यूपी है, तो पीटी बराबर क्यूपी इंटू डी मान लिया। अच्छा एक काम करो, इसमें ए का ऊपर नीचे गुणा नहीं कर सकते कि सर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों पीटी बराबर क्यूपी अपॉन ए इंटू ए डी। क्या ये सिग्मा पी बना? कि यस सर। तो पीटी अपॉन ए डी बराबर सिग्मा पी बना। हाँ, ये किसके बराबर है? पी के। तो पी बराबर सिग्मा पी। इसको ऐसे भी लिख दो, सिग्मा पी का पीछे मैंने वैल्यू कराई थी क्या? सिग्मा 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो बच्चे ये पोलराइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला आया। फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? जो अब समझ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। देखो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि जब हम लोग पोलराइजेशन करते हैं ना, तो ये जैसे माइनस था ये प्लस था, ये बिल्कुल घूम के ऐसा हो जाता है मॉलिक्यूल, है ना। कैसा हो जाता है बच्चों? इस टाइप से घूम के बिल्कुल ऐसा हो जाता है। यहाँ माइनस क्यू और यहाँ मैंने प्लस क्यू ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इस पर चार्ज होता है प्लस क्यू, यहाँ होता है इस पर माइनस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिया। इस पर चार्ज लगेगा, फोर्स लगेगा इस तरफ क्यू ही, और इस पर इधर लगेगा क्यू ही। ये बात मैं कई बार समझा चुका हूँ। अच्छा तो गौर करो बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाता जाऊं, ई को मैं क्या करूं? बढ़ाता जाऊं, तो क्या प्लस क्यू माइनस क्यू पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा? कि हाँ सर बढ़ेगा। इस पर भी ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा और ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा। तो क्या होगा? वो प्लस क्यू उधर भागेगा, भागना चाहेगा, और ये माइनस क्यू इधर भागना चाहेगा। कि सर बिल्कुल सही बात। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही वैसे क्या सिस्टम हो रहा है? ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो रहा है, इसके बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ रही है। और P बराबर Q इंटू 12 के हिसाब से, अगर 12 मतलब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो P की वैल्यू भी बढ़ रही है। ये बात दिमाग में डाल लेना, आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे इसको, अभी तो ब्रेकडाउन समझते हैं।
ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए जा रहा हूं और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कि ये पूरा मॉलिक्यूल बीच में से टूट जाएगा। भाई जब बढ़ाते ही जाओगे, मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E1 किया, फिर E2 किया, फिर E3 किया, मैं बढ़ाता गया E4, और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E4 किया तो तुरंत ही ये ब्रेक हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन E4 पर मिला है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलोगे क्या? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलोगे बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे इसको। मतलब वो मिनिमम, क्योंकि अब E4 से अगर आप E5 और बढ़ाओगे तो इस पर भी तो ब्रेकडाउन हो गई होगा। तो E4 वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेकडाउन कंडीशन में आ जाता है। और जब ये ब्रेकडाउन कंडीशन में आ जाता है तो ये -Q और +Q बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आया ना? तो अब गौर करो, यहां से देखना ध्यान से। ये मैंने एक मॉलिक्यूल की कहानी बताई थी, तो इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ऐसा लगा था बच्चों, इसी तरीके से। तो इसमें जो भी, चलो मैं इनको ऐसा बना देता हूं, एक मॉलिक्यूल की मैंने कहानी बनाई थी, चलो आधा ये है आधा ये है, ठीक है, आधा ये है और आधा ये है। तो देखो यहां से गौर से समझना कि क्या होगा। ये माइनस वाला इधर भागेगा, प्लस वाला इधर, ये माइनस वाला इधर भागेगा, प्लस वाला इधर, ये माइनस वाला इधर भागेगा, प्लस वाला इधर, ये माइनस वाला इधर भागेगा, प्लस वाला इधर। तो देखो ये सारे के सारे चार्ज क्या मूवेबल हो गए हैं इस पूरे मीडियम में। इस कंडीशन में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम एज ए कंडक्टर वर्क कर रहा है, एज ए कंडक्टर बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब इसके अंदर माइनस और प्लस Q चार्ज मूवेबल हो चुके हैं। कुछ दिमाग में आया बच्चों? ये था डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब बच्चों पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ध्यान देना, हमने जैसे कि पीछे वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि E नेट बराबर होता है E माइनस EP, और एक और फॉर्मूला होता है E नेट बराबर होता है E बटे एप्सिलॉन R, जहां ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैंने क्या बोला था? जैसे ये कोई मैं मीडियम लेता हूं, पोलराइजेशन वाली कंडीशन में, मतलब ये पोलराइजेशन वाली कंडीशन में है, ठीक है, ये है, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, पोलराइजेशन वाली कंडीशन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने ज़्यादा ये सीधे होंगे पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, P उतना ही अधिक होगा। ये बात आप सबको पता है, जितना ज़्यादा सीधे होंगे उतने ही ज़्यादा P अधिक होगा। ये बात क्लियर है ना? अच्छा, अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं बच्चों, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा देने से इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। 11th में पढ़ा होगा कि काइनेटिक थर्मल एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इसमें थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पता है ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे? अब ये मॉलिक्यूल हो जाएंगे जो बिल्कुल सीधा था, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। मैंने बहुत ज्यादा तिरछा बना दिया, इतना तो नहीं होगा, थोड़ा सा तिरछा बना दिया, बनाया ना। अब ये बताओ, अभी मैं बोल रहा था कि ये जितने सीधे होंगे P उतना ज्यादा होगा, अब ये तिरछे हो गए तो P कम हुआ हो गया बच्चे। डायपोल मोमेंट P कैसा हो चुका है? कम हुआ कि नहीं? कि यस सर। अच्छा मैंने P बराबर पढ़ा था QP इंटू D पढ़ाया था पीछे, एक वो डायग्राम बनाया था 3D जैसा। जब P कम है तो QP भी कम हुआ कि यस सर, बिल्कुल सही, QP कम हुआ। अच्छा QP कम हुआ, क्या EP भी कम होगा? अरे नहीं समझे क्या करवा रहा था मैं? यहां माइनस माइनस चार्ज था और यहां क्या था? प्लस प्लस, और यहां QP था माइनस का, यहां प्लस QP, ठीक है, इधर EP था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाया? इन चार्जेस ने। ये चार्ज जितना कम होगा EP उतना कम, ये चार्ज जितना ज्यादा होगा EP उतना ज्यादा। क्लियर है ना? तो देखो फिर EP कैसा हुआ? कम।
क्लियर है? फिर से समझ लो पूरी कहानी। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में जितने सीधे होंगे मतलब P उतना ज़्यादा होगा। अब हमने इनका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इनमें थर्मल डिस्टर्बेंस हुआ तो ये थोड़े तिरछे हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाला तो सीधे ही है, लेकिन ये थोड़े तिरछे हो गए। तिरछे हो जाने से P इनका कम हो गया, और P कम हो गया तो P बराबर QP इंटू डी से QP कम भी हो गया होगा, और QP कम हो गया तो EP भी कम हो गया होगा। तो गौर करो यहां से EP कम हुआ है तो क्या E नेट बढ़ा है? अरे देखो, दिमाग से समझो भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि EP कम हुआ है तो क्या E नेट बढ़ा है? कि यस सर। फिर एक सूत्र वो लिखा, E नेट बराबर E बटे एप्सिलॉन आर। जब E नेट बढ़ा है, E नेट बढ़ा है तो एप्सिलॉन आर कम हुआ होगा बच्चे। कैसा हुआ होगा? कम हुआ होगा। समझ में आ रही ना मेरी बात? ये पूरी कहानी दिमाग में आ जानी चाहिए। EP कम हुआ, EP कम हुआ तो E नेट ज्यादा हुआ, और E नेट बराबर E बटे एप्सिलॉन आर, तो E नेट ज्यादा होने का अर्थ है एप्सिलॉन आर कम हुआ। इस E में तो हमने कोई छेड़छाड़ की ही नहीं, तो ये कांस्टेंट कम हुआ। क्या रिजल्ट निकला कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है। तो ये था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी क्लास। मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पूरी PhD आपको करा दी है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और जरूर करें, ताकि और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। तो देखते रहिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स बाई HG।